बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तिब्बी हालत की जो कि मुसलसल हमारे नौजवानों के लिए, हमारी आधी से ज़्यादा आबादी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है जी फैटी लीवर का। अब माहिरीन ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की लगभग आधी बालिग आबादी यानी 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो फैटी लीवर का शिकार हो चुके हैं। अब ये फैटी लीवर है क्या, किस तरह से इससे जान छुड़ानी है, हमारे लाइफस्टाइल हैं, हम कौन सा ऐसा खाना खा रहे हैं कि फैटी लीवर की बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं, और ये डेंजरस कितना है। आज का ये सेगमेंट एक इंफॉर्मेटिव सेगमेंट भी है और एक अवेयरनेस सेगमेंट भी है कि बहुत सारे जो सेहत के पेचीदा मसाइल हैं जिनमें हम लोग इन छोटी छोटी बीमारियों को बात करना या फिर इनसे बचना भूल जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कौन सी उम्र के ज़्यादा अफराद इस पे मुब्तला हो रहे हैं, तमाम चीज़ों पे हमने बात करनी है जी। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये फैटी लीवर है क्या। हम लोग कहीं ना कहीं से सुन तो लेते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में बताइए कि क्या है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए जी, फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसको जिगर, आम अल्फाज में अगर आप देखें तो इसमें इसका मतलब है कि जिगर पे चर्बी आ जाना। और ये इसलिए आ जाती है क्योंकि आजकल लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह ये है कि हम लोग अगर आप देखें कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो है वो मोटापे का शिकार होती जा रही है और चीनी का और मीठी चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी खुराक का एक मेजर प्रोपोर्शन बन चुके हैं। सही। जितने कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उतना ही ज्यादा जिगर पे फैट आपके आहिस्ता 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 डेवलप होता जाता है। और बार बार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से जैसे फ्रूट जूसेस हैं और चीनी है और इस तरह की बेकरी आइटम्स हैं और जो मीठे ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको एकदम इंसुलिन की सर्ज आती है और बॉडी के अंदर इंसुलिन तेजी से प्रोड्यूस होती है जब भी आप कोई मीठी चीज खाते हैं, ताकि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नीचे रख सकें और कंट्रोल में रहे। सही। जैसे जैसे इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होती जाती है, बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती जाती है और इंसुलिन इस्तेमाल उतनी नहीं होती जितनी प्रोड्यूस हो रही होती है, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जिगर पे चर्बी आने लग जाती है, यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होने लग जाता है। पेट का ये जो सामने वाला हिस्सा है इसके ऊपर चर्बी आने लग जाती है, इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। अक्सर लोग आपने देखा कि वो मोटे नहीं होते मगर उनका पेट आगे लटक रहा होता है, इसको कहते हैं आप सेंट्रल ओबेसिटी। और जिस बंदे का पेट लटक रहा है उसका बहुत बड़ा चांस है कि लिवर पे भी अंदर फैट होगा और वो फैटी लिवर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह प्रिडिक्ट नजर आने लगेगा कि कभी कभी इस तरह राइट साइड पे पेट के दर्द होने लग जाएगी। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उस पर फैटी चेंजेस आएंगे लिवर के अंदर, मतलब वो सही। अल्ट्रासाउंड वाला आपको खुद ही बता देगा कि आपके एलएफटीज जो हैं वो आपके डिरेंज होने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े एएचटी और एएलटी थोड़ा अपर लिमिट से ऊपर चले जाएंगे। ठीक। और अक्सर लोगों को ये शक पड़ जाता है कि शायद हमें काला यरकान हो गया है या पीला यरकान हो गया, तो वो अपने इवन हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट कराने शुरू कर देते हैं एलएफटीज डिरेंज होने पे। मगर एलएफटीज डिरेंज होने की एक बड़ी वजह पाकिस्तान में फैटी लिवर भी बनता जा रहा है। अच्छा इसका इलाज डॉक्टर साहब, इलाज की तरफ बिल्कुल हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने मोटापे के साथ जोड़ा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स के साथ जोड़ा है फैटी लीवर को या फिर जिगर पर चर्बी आ जाने को। अब मुझे ये बताइए कि सर, फैटी लीवर का मसला या ये बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो ओबीज हैं, जो मोटे हैं, जो कि हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये मोटे हैं, या फिर जो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट लोग हैं उनमें भी ये मसला हो सकता है? उनमें भी ये मसला हो सकता है। स्लिम एंड स्मार्ट में सारा डाइटरी हैबिट्स पे आपकी डिपेंड करता है। जो लोग प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, लिपिड ज्यादा खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम खाते हैं, या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी इस तरह की चीजें शामिल हैं, उनकी बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उनके अंदर फैटी लिवर आपको नहीं मिलेगा। और खासतौर पे जो लोग ये वो आटा खाते हैं जैसे चक्की का आटा है, बजाय इसके कि आप रिफाइंड मिलों का आटा खाएं जिसके अंदर फाइबर की एक मिकदार होती है, उन लोगों में भी आपको फैटी लिवर या उनका ठीक हो जाएगा अगर उन्हें होगा, या फिर मिलेगा ही नहीं आपको सिरे से। ये सारा कुछ आपकी खुराक से साथ एसोसिएटेड है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लिवर में भी चर्बी जमा होती जाती है, खून की नालियों में भी जमा होना शुरू हो जाती है, दिल की नालियों में भी जमा हो जाती है, दिमाग की नालियों में भी जमा हो सकती है ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता आपको फालिज कर सकती है, दिल का अटैक कर सकती है। लिवर तो खैर बहुत बड़ा है ना, उसमें अटैक नहीं होता, बस वो चर्बी से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसका साइज बड़ा होने लग जाता है। सही। और कभी कभी पेट में दर्द होना, इस तरह की अलामात आ जाना, हल्का सा एक बुखार, कभी जिस्म में टूट फूट लगना कि जी थक गया हूँ, ये वो सारी अलामात है। यूरिक, कभी कभी देखें ये लोग आते हैं कहते हैं जी एकदम पैर सूज गया है, गाउट का अटैक हो गया, वो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है फैटी लिवर की वजह से के साथ साथ। और उसके अलावा जो जो
पूरी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं। एक पतले आदमी, अब मैं मोटापे को उससे नहीं देखता कि बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है, मैं सिर्फ जो सही। सेंट्रल ओबेसिटी है ना, इधर उधर जो पेट के इधर उधर फैट है ना, हम्म। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे को कितना अंदर लिवर में या खून की नालियों में फैट होगा। और जो समझदार लोग हैं वो कभी पेट को नहीं निकलने देते, वो पेट को हमेशा अंदर रखते हैं। और जिन लोगों के पेट अंदर है, इसका मतलब है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, वो सही नॉर्मल सही। आदमी की निस्बत हो सकता है 10 साल ज्यादा जिंदा रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आज तकरीबन मैं जो आपकी बातों से समझी हूँ वो ये एक तरह की ये खामोश बीमारी है, फैटी लिवर। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस पर चर्बी आती जा रही है और वो बहुत सारे मजीद मसाइल की तरह हमें लेकर जा रही है। अच्छा सर, कोई एज लिमिट है कि इस एज के लोगों को, इस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो फैटी लिवर का सामना करना पड़ता है या फिर खतरा है? नहीं जी, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। जो भी आदमी, इवन लड़कों में भी आपको फैटी लिवर मिल रहा है, 25-25 साल के लड़कों को शुगर हो रही है। ये फैटी लिवर पहला स्टेप है, जिसके बाद आगे डायबिटीज हो जाती है और टाइप 2 डायबिटिक। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनको शुगर होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान अब अस्पतालों में आ रहे हैं, उनकी HbA1c 14-15। इवन डॉक्टर्स मुझे मिले हैं जिनकी HbA1c 14 है, 15 तक पहुंची हुई है, और एकदम उन्हें पता लगा कि उन्हें डायबिटीज हो गई है, हम्म। जो कि बड़ी शॉकिंग है। क्योंकि मतलब एक पढ़े लिखे और जो इतने जितने इतने लोग जो कि इतने क्वालिफाइड हैं, उनकी भी खुराक जो हम ओवरऑल सोसाइटी को खिला रहे हैं सारी, जो उसकी वजह से ये सारी बीमारियां फैल रही। फैटी लिवर से अगला स्टेप डायबिटीज है, फिर उसके बाद हार्ट के अटैक, और फिर उसके बाद फालेज, और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अच्छा तो सर, इसीलिए डॉक्टर साहब बच्चों में इस तरह की बीमारियां कभी हमने नहीं सुनी थी, लेकिन ये रिपोर्ट जिसका हवाला मैं दे रही हूँ ये तो बता रही है कि बच्चों में ये मर्ज बढ़ता जा रहा है। ये हर उस आदमी में मर्ज बढ़ेगा और सामने आएगा जिसके अंदर जो बर्गर खा रहा है, जो ऐसी खुराक खा रहा है जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो इस बीमारी का बच्चों के अंदर भी फैटी लिवर सामने आएगा। बच्चे भी शुगर का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम्म। ओवरऑल देखिए, पहले एक चक्की के आटे की रोटी खाते थे लोग, सालन खा लेते थे, सलाद खा लेते थे, फ्रूट खा लेते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा कहता है मैं जिंगर बर्गर खाऊंगा, मैं पिज्जा अपना खाऊंगा। जूस खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं ये चीजें खाऊंगा। तो ओवरऑल मुआशरे में जितनी डाइटरी हैबिट्स खराब हुई हैं, आप किसी को सलाद का एक थैला भर के दे दें, वो तो वैसे शक्ल बना देगा आगे से कि जी मैं ये पत्ते खाऊंगा। तो जब तक हाँ। लोग अपने इस तरह के ही खाने की सूरत हाल, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना जो लोग जूसेस पे इतना ज्यादा जोर लगाते हैं, फ्रूट जूसेस पे, उसकी हम्म। बजाय फ्रूट खाएं। कि फ्रूट हाँ। जब आप खाते हैं तो एकदम आपके अंदर जो इंसुलिन की सर्ज नहीं आती इतनी ज्यादा। जब आप जूस निकाल के पीते हैं और उसमें ऊपर से चीनी भी डाल लेते हैं, तो फिर आप खुद देखें कि कितनी ज्यादा शुगर एकदम अंदर जाती है आपकी बॉडी के, और आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब एक दिन में नहीं फैटी लिवर होता है, ये होने में हम्म। वक्त लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता एक जिगर पे चर्बी आने लगती है, और फिर ठीक है। इंसुलिन अच्छा रेजिस्टेंस डॉक्टर साहब, मेरा शुगर हो आखिरी जाती है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये फैटी लिवर बीमारी जो है ये किस हद तक काबिले इलाज है? क्या इसकी स्टेजेस होती हैं? किस तरह से इसको सिर्फ ईटिंग हैबिट्स चेंज करके मैनेज करना है या फिर मेडिकेशन से भी ये मैनेज हो सकती है? और ब्लैक कॉफी का बताइए, लोग कहते हैं फैटी लिवर है, ब्लैक कॉफी पी आप मैनेज हो जाएंगे। कई लोग ये भी कहते हैं ब्लैक कॉफी पिए, कई लोग कहते हैं कि जूसेस ना लें, कई लोग, हाँ। मतलब वो तमाम तरीके जिसके जरिए आपके अंदर इंसुलिन की सर्ज नहीं आए और ग्लूकोज आपकी स्पाइक ना आए एकदम, वो सारे तरीके अडॉप्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा सही। इसके लिए कैप्सूल्स अवेलेबल है, विटामिन ई के दवाइयां भी अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि इस फैटी लिवर के साथ किसी को शुगर तो नहीं है, और ये एक फिजिशियन का फैसला है। जो बंदा भी उस बंदे को, मरीज को, या जिसको वो दिखा रहा है, वो फैसला करेगा कि पेशेंट को दवाई देनी है या डाइट पे एडजस्ट करना है, या इसको रोजाना 1 घंटा वॉक करानी है, या इसको लाइट जिम पे भेजना है। और साथ इसके साथ काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो कि उसको देखने पड़ेंगे। कई दफा हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ खुराक की वजह से हो रहा हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे फैक्टर्स भी एक फिजिशियन देख के फैसला करे कि क्या करना है। अच्छा सर, खवातीन में ज्यादा मसला या मर्दों में ज्यादा मसला? खवातीन में भी जी मसला उतना ही, बल्कि खवातीन में ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर में पड़ी रहती हैं सारा दिन। और जितनी भी खवातीन आपको अक्सर मिलती हैं वो बहुत हैवी, वेट उनका बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से उन्हें जोड़ों के भी मसले हैं, जिस्म में भी दर्दें हो रही हैं, और भी बेतहाशा खवातीन के मसाइल हैं। वो भी ठीक इसलिए शायद कि है। उनको सारा दिन एक रेस्ट करने के अलावा काम कोई नहीं है। अरे डॉक्टर साहब ऐसी तो बात ना करें, और हमारी जो यही हाउस मैं वाइफ्स हर हैं किसी बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती काम हैं, भी लेकिन करती हैं बहुत, मगर डाइटरी हैबिट हाँ उनकी डाइटरी अनहेल्दी हैबिट्स ठीक खाना नहीं खा, है।
यू आर राइट, यू आर राइट। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से फैटी लीवर से बचा जा सकता है। और एक ही तरीका समझ आया है कि अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर ले। मोटापा आपने नहीं आने देना। ना सिर्फ जिगर की चर्बी से बच जाएंगे बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और ज़िंदगी भी आपकी बढ़ सकती है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहने वालों के लिए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां आपको पता है कि हमारी वजह से कम हो रही हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में आते हैं जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। हम उन ममालिक में शुमार होते हैं। अब पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी उम्रें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। लोगों को सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। इसको भी कहीं ना कहीं मौसमियाती तब्दीलियों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो सडन डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं, पहले पाकिस्तान में रहने वाले जो एवरेज एज, अगर हम अपने नाना नानी दादा दादी की बात करें तो वो तकरीबन कोई 80, 90, 100 प्लस ईयर्स तक जिया करते थे। लेकिन अब एक अरसा हो गया है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में रहने वाले, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, या फिर इस तरह के जो बड़े शहर हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो 60 से 65 साल बताई जा रही है। ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी मौसमियाती तब्दीलियां हैं जिनसे बचना है? और इस पे अब असेंबली में बात होना शुरू हो गई है। वफाकी वजीर हैं जी मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि औसतन उम्र में 2 साल 7 माह तक की कमी वाक़ई हो गई है। ख़ुसूसन बड़े शहरों में रहने वाले जो लाहौर या फिर गिरदो नवाह में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कहीं कम हो गई है बनिस्बत उन लोगों के जो कि किसी गांव में या फिर आसपास के मज़ाफ़ाती साफ़ एयर वाले इलाकों में रहते हैं। ऐसा क्यों होता जा रहा है? गवर्नमेंट की जानिब से प्लान क्या किया जा रहा है? किस तरह से हम खुद को महफूज रख सकते हैं? और क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बात करेंगे जी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज, इनसे होने वाले नुकसानात और गवर्नमेंट की प्लानिंग, क्या हमारी तरजीहात में ये मामला है? डॉक्टर साहब, अर्निंग टॉपिक के लिए जो है आज के आपने मौजू को सिलेक्ट किया जी। क्लाइमेट चेंज जो है, ये जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, उसके बाद ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बड़ी तेजी से इसमें तब्दीलियां आ रही हैं। सही। और क्लाइमेट चेंज कोई एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इंसानी मुदाखलत की वजह से अब ये कुदरती अमल जो है वो बड़ी तेजी से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसकी मेन वजह जो है वो हम हजरत इंसान को कह सकते हैं। सही। और ख़ास तौर पे इंसान ने जब से ज़मीन के अंदर से फॉसल फ्यूल निकाल के उसको जलाना शुरू किया, गाड़ियों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में, तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस जो है, ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। जिस तरह आजकल आप हीट वेव का सामना कर रहे हैं, कल और आज का आप टेम्परेचर देख लें, काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो ये हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। हमने जंगलात तेजी से काटे हैं और इसके साथ साथ अब जो कार्बन साइकिल था वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये हमने डिस्टर्ब किया है और इसको ठीक भी हमने करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि हजरत इंसान ने माहौल के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब वो हमारी गले का तोक बन गया है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब इसको या तो यहीं पे स्टॉप करने के लिए या फिर इसको पीछे ले जाने के लिए कि माहौल को थोड़ा साफ करना है, हंगामी इक़दाम जो होने चाहिए वो हो रहे हैं क्या? अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है। और इस पूरे ज़मीन पे हर रहने वाले फर्द की, हर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि ये क्लाइमेट के साथ जो इंसान की छेड़छाड़ है इसको कम किया जाए। उससे मुराद ये है कि हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं, फॉसल फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉसल फ्यूल ही जो है
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी की वजह से हमारा क्लाइमेट मेनली डिस्टर्ब हो रहा है। सही। अब आपका ये क्वेश्चन कि क्या ये हुकूमतें कुछ कर रही हैं या नहीं कर रही। अच्छा, इस हवाले से हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी इसके हवाले से अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और महदूद वसाइल में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स भी एफर्ट्स कर रही हैं। सही। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की एफर्ट से नहीं होगा। जब तक हर इंडिविजुअल इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा नहीं करेगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। इसमें हम इंसान जो है इनकी ज़िंदगियां जो है इसमें गैर ज़रूरी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल वो कम होना चाहिए। सादगी जितना ज़्यादा अपनाएंगे उसका क्लाइमेट के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिर अगर इससे बढ़ के हम देखें तो इस वक्त हमारा प्लेनेट जो है वो तकरीबन 8 बिलियन से ज़्यादा इंसानों का बोझ उठाए हुए है, जबकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 बिलियन तक सस्टेनेबल है। तो इतना ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, तो ये इतने इंसानों की जरूरियात के लिए हमें जमीन भी चाहिए, खुराक भी चाहिए, तो उसकी वजह से हमारा प्लैनेट स्ट्रेस में है। अच्छा, और जब ये प्रोफेसर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त प्लैनेट जो है, प्लैनेट अर्थ, वो अच्छा खासा स्ट्रेस में आ चुका है। मुझे ये बताइए सर कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ और ख़ास तौर पर बड़े शहरों की बात करते हैं, लाहौर की, कराची की बात करते हैं, सर यहाँ पर कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो माहौल को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो ट्रैफिक है, वो फसलों की बाकियात हैं, वो भट्टे हैं, वो कौन सा एलिमेंट है जिस पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा जो जहाँ से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है वो हमारी ट्रैफिक है। फिर उसके बाद हमारी इंडस्ट्री और क्रॉप बर्निंग जो है ये तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तो हमें अपना जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ऑल्टरनेटिव एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाना है और अपने शहरों के अंदर मैस ट्रांजिट सिस्टम लेके आना है और इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ जाना है, ताकि हम फॉसल फ्यूल का शहरों में कम इस्तेमाल करें। और यही फॉसल फ्यूल हमारे स्मोक की वजह भी बनता है। और अभी आपने जो जिक्र किया कि तकरीबन 3 साल के करीब एवरेज उम्र कम हो गई है बड़े शहरों में, तो इससे भी ज़्यादा 4 से 5 साल की कमी जो है ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इनको मेंशन किया गया है। तो बड़े शहरों में हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें अपना ट्रैफिक सिस्टम बेहतर करना है और गाड़ियां फॉसिल फ्यूल पे जो चलती हैं वो कम से कम हो। अभी जो हमारे यहाँ ई बाइक्स का और इलेक्ट्रिक कार का ट्रेंड चल रहा है, मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी स्कीम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करना चाहिए जिसमें क्लीन एनर्जी की तरफ हम जाएं। और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और इसके अलावा शहरों में, देहातों में, जहाँ जहाँ हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, हम उस पे मकामी दरख्त लगाएं, क्योंकि मकामी दरख्त लगाने से जो फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दरख्त जज़ब करके अपने जिस्म का हिस्सा बना के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम कर। प्रोफेसर साहब, खबर सर ये भी आई है, बल्कि मिनिस्टर साहब ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर ये बताया है, खदशा जाहिर किया है कि 2030 तक पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है वो 120 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। सर, हमारे शहर ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं, पॉपुलेशन का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर? अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये साउथ एशिया यानी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ में मेन प्रॉब्लम है। हमारे जो मेन सिटी हैं वो 2 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची और लाहौर, आप देखें कंक्रीट के जाल हैं, यहाँ पे इंसानों की बड़ी घनी आबादियाँ हैं और न सिर्फ इसका इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इंसानों की सेहत के ऊपर और ओवरऑल जो एक सोसाइटी है उसकी फैब्रिक भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है।
तो ये हर साइड पे इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर, और हमारी सोसाइटी जो एक सिविक सोसाइटी जिसे होना चाहिए उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के जराइम वगैरह जो है वो ये बड़े शहर जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब करने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लग रहा है कि जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं वो तो चले काम हो ही रहा है, लेकिन अगर हम आपसे सजेशन लें, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, तो हमें ये बताइए कि इस वक्त फौरी तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, और इंडिविजुअली हमारी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रॉपर इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ठीक। और हमारे यहाँ नेशनल और प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा है, और बहुत जल्द इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज और दूसरे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के हवाले से लेजिस्लेशन भी आ जाएगी। और बाज़ सेक्टर में गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी कर रही है, जिस तरह ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और कार्स के हवाले से। और इसमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि फॉसल फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल हो और अल्टरनेटिव एनर्जीज की तरफ जाया जाए। इसमें सोलर जिसके बारे में अभी मीडिया में भी काफी बातें आ रही है, हमें सोलर को सब्सिडी और इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जो है अपना सफर जारी रखना चाहिए। सर कैसे ये हमारे पास प्रोफेसर साहब, सर आप जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की बातें कर रहे हैं। सर आपने कहा कि रास्ते आसान करने चाहिए। सर यहाँ तो रास्तों में पत्थर बिछाए जा रहे हैं कि सोलर एनर्जी अगर किसी के पास है भी, कोई इस्तेमाल कर रहा है, खुद का फील हो रहा है, तो हम तो उन पे टैक्सेस लगा रहे हैं। नेट मीटरिंग को हमने नेट बिलिंग पे ले आए हैं सर। जी, मेरा प्रीव्यू, मैं एज एन एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ब्लेस्ड है कि इसके पास सोलर एनर्जी के इतने ज्यादा मौके और ज़खायर हैं कि हम सिर्फ इसी के ऊपर रिलाय करें तो हमारी बहुत सारी एनर्जी की नीड्स पूरी हो सकती है। आईपीपीस को कौन पालेगा सर फिर? ये तो हमें कुछ वो भी हुकूमत के गोद लिए हुए बच्चे हैं जिन्हें कौम आप और हम मिलके पाल रहे हैं सर। ये हम सबको सोचना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि इंडिविजुअल्स की तरफ। अच्छा, जिस तरह इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सही। ये सिदरा जब तक आप और मैं अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आएंगे, हम अपनी जिंदगियों को सादा बनाएं, क्योंकि ये आपके कपड़े, मेरे कपड़े, ये भी फाइबर से बने हुए हैं, और इसका भी ओरिजिन जो है वो फॉसल फ्यूल, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये ज्यादातर बनते हैं। कॉटन के कपड़े तो बहुत कम होते हैं। सही। इसमें भी हम कम से कम, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको इस्तेमाल करें। दूसरा, एक अवेयरनेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी एक घर से लेकर, माँ अपने बच्चों से लेकर, ठीक है, वो पहली दरसगाह होती है, वहाँ पे हम ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से एजुकेट करें। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में निसाब का लाजमी हिस्सा हो, और फिर उसके बाद हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सियासी पार्टियां जो है उनके वर्कर्स को भी अवेयर करना चाहिए, ताकि वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी हिस्सा बनाएं, और पब्लिक में भी अवेयरनेस हो कि ये हमारे आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं और इनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये हम एक, जब अवेयरनेस पैदा होगी तो हम आगे इस मैसेज को पूरी नेशन तक लेके जा सकते हैं, और उसमें आपके मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह आपने आज का ये टॉपिक सिलेक्ट किया, तो ऐसे प्रोग्राम्स तसलसल के साथ और बार बार होने चाहिए, ताकि एक मुसलसल अवाम तक मैसेज पहुंचे। प्रोफेसर साहब, ऐसा है ना, ये जो आपने अवेयरनेस कैंपेन की बात की है, ये होनी तो चाहिए, क्योंकि हमारी अवाम अभी तक इसकी सेंसिटिविटी को समझ ही नहीं पा रही कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी मुसीबत हमारे सरों पर आन पहुंची है। लोगों को लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे सर इस मामले को।
अच्छा, क्लाइमेट चेंज का मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि टॉप 10 कंट्रीज में, अब थोड़ी सी फिगर्स और अलार्मिंग है। अब हम टॉप 5 में है। कंट्रीज में आ चुके हैं। हमारा क्योंकि रीजन मॉनसून के बॉर्डर के ऊपर है, यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो वो भी शदीद किस्म की हीट वेव्स, और फिर उसके रिजल्ट में जब बारिशें होती है मॉनसून की तो वो भी बड़ी शदीद बारिशें होंगी। तो इनको हम वेदर एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो ये जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हमारे इलाकों में वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो है कभी ड्राउट और कभी हैवी टोरेंशियल रेन्स, और इसके अलावा मॉनसून के पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं, हमें रीजनल लेवल पे ऐसे जो है क्लाइमेट एक्शन करने चाहिए। और अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ जो है हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, खास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज के दरमियान जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है और क्लाइमेटिक इश्यूज हैं, इनके ऊपर हमें एक यकजान होकर काम करना है। अदरवाइज हमारा साउथ एशिया जो है ये इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से पूरी दुनिया में एक वल्नरेबल हिस्से के तौर पे सामने आ रहा है। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्योंकि अब फिर हम उसी मौसम की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पिछले साल भी हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन हमने फिर सुना। उसके बाद हमने झीलें फटने के वाक़यात कभी नहीं सुने थे हिस्ट्री में कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो, फिर हमने सुना। सर, कराची जैसा जो शहर है वहाँ पर बारिशें नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर बारिशें हुई, पैटर्न इतना चेंज हो गया है। अब मुझे सर ये बताइए कि क्या हमारे पास इदारों की इतनी कैपेसिटी है, हमारे इदारों के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो पूरी दुनिया जिसके साथ चल रही है, या तो हमें पहले से पता हो कि मौसम किस हद तक तब्दील होने वाला है, कौन से इलाके ख़तरनाक हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। क्या हमारी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इस मामले को लेकर? अच्छा, इसके हवाले से हमें जो है एक डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ भी जाना है, और हमें अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के साथ इक्विप करना है। अब ये है कि ये एक मुसलसल अमल होता है। हमें अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देनी है। हमारे यहाँ अब वेदर एप्स जो बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल है, वो 10-15 दिन तक तो काफी हद तक एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन देती है। बाकी हमारा मेट डिपार्टमेंट जो मेट ऑब्जर्वेटरीज है वो हर साल जो है वो वेदर के हवाले से कुछ फोरकास्ट देती हैं, और मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये साल मानसून के हवाले से कैसा रहेगा और कितनी बारिशें होंगी और कौन से इलाके ज्यादा मुतासर होंगे। ये जो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस है, इनमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो शॉर्ट टर्म है, जो 1 या 2 हफ्ते की प्रिडिक्शन है, अब ये 95% तक ये एक्यूरेट होती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, सर सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, सॉरी टू इंटरप्ट। आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है और प्लान क्या होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो करते हैं, मानसून से पहले कर लीजिए, तैयारी कर लो, बारिश हो जाएगी, कुछ नहीं पता कितनी बारिश होगी, उसको कहाँ पे लेके जाना है, लोगों को कैसे बचाना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी तक हमारे पास नहीं है कि ये जो मुसलसल मौसम बदल रहा है इससे हमने किस तरह से आवाम को महफूज बनाना है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बात करें, क्या क्या सुनाएं, समझ नहीं आते कि किस मसले पे बात करें और किसको छोड़ जाएं। हुकूमत ने पूरी की पूरी एक फोर्स भर्ती की है कि आपने अवाम के साथ बदतमीजी करनी है। गिरेबान से पकड़ें, बालों से पकड़ें, थप्पड़ लगाएं, घसीटें, छोटे बच्चे का ठेला उल्टाएं, पाँव रखें, जो आपका दिल चाहे वो आप करें। उसका नाम है पीरा फोर्स। उसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई है, जो मर्जी करो, जाके खुली छूट है तुम लोगों की। लेकिन ये सिटी ट्रैफिक पुलिस उस नक्शे कदम पे क्यों चल निकली है? और सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये पहला कारनामा नहीं है। वो शहरी को घसीट के रिक्शे में, गाड़ी में घुसाने वाला किस्सा हो, लाहौर कैनाल रोड का ही किस्सा है, हम नहीं भूले अभी।
वो जनाब जो है वो हेलमेट खुद पहने ना, सारी कौम को हेलमेट पहनाएं और उसके बाद जो है वो एंकर को धमकियां लगाएं कि तेरे ऊपर पर्चा हो जाएगा, या फिर गाड़ी की चाबी निकालें। वो भी किस्सा अभी 2-4 दिन पुराना ही है। और अब ये मोहतरम एक खातून के साथ बहस होती है। ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है जी, मजंग में खातून के साथ हाथापाई हो जाती है और इस मौसूफ का हाथ इतना खुला हुआ, इसने खातून को भरे मजमे में थप्पड़ लगा दिया। यानी ये कौन सी आपकी तरबियत है, कौन सा आपको कानून इजाज़त दे रहा है? अगर आपका इतना शॉर्ट टेम्परामेंट है, आपको तो सरकार का मुलाजिम होना ही नहीं चाहिए और पब्लिक डीलिंग में आपको नहीं होना चाहिए। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं जावेद साहब जी। ये पीरा की गुंडागर्दी कम थी, उनको तो भर्ती इसलिए किया गया है कि अवाम के बाल नोचो, गिरेबानों से पकड़े, रगड़े उनको सड़क। ये सिटी ट्रैफिक पुलिस भी, इनको भी लाइसेंस मिल गया है कि अवाम को थप्पड़ी कर दें आप लोग जो। शुक्रिया मैडम मनीर, बात दूर निकल जाएगी लेकिन बात तो सच है, लेकिन है रसवाई की है। जिस बच्चे की तरबियत करते हैं उसके पेरेंट्स, उसके बड़े, और जिस फोर्स की तरबियत करने वाले ही ऐसे बदतमीज़ हों। और मैं तो ये कहूँगा आज कि ये बदतमीज़ों की हुकूमत है और मुतहद भी उससे सीखते हैं। अब मैं बात करूँगा तो फिर बहुत तकलीफ़ होगी पंजाब हुकूमत को, और कल रात को भी हुई थी थोड़ी सी। तो देखिए, इसका क्रेडिट जो है और इसकी सलामी जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब को देनी चाहिए। सही। उसने, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था आज से कोई 3 माह पहले, मैं और आपने उस पर भी उस वक्त प्रोग्राम किया था, और हमने कहा था कि ये अल्लाह करे ये कायम रह जाए। वो कहती थी कि ख़वातीन मेरी क्या है जी, रेड लाइन है, और ये आज ब्लैक लाइन मजाक में नज़र आ गई। वो कहती थी कि जब कोई आदमी मेरा, कोई अवाम मेरे पंजाब का वो थाने जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, तो उसको सर कहकर, जनाब कहकर, ठंडा पानी पिलाकर। तो देखें, आज ये गर्म पानी मजंग के इलाके में नजर आया। ये सारी फोर्सेस जो हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे अवाम को नकेल डालने के लिए, उन्हें बेइज्जत करने के लिए। जब अवाम जो हैं उनके टैक्सों की कमाई से, एक सहाफ़ी भी टैक्स देता है, एक एंकर भी टैक्स देता है, और एक ताजर भी टैक्स देता है, और उसकी सड़कों पर उसकी ख़वातीन की जो रसवाई है वो आज मजंग में नजर आई। कल जो है, जैसे अपने बात की कलमा चौक में, जब एक गरीब को, इस खतून का गनाह क्या था, जब उसको गाड़ी में डाला, उन्होंने रिक्शे में डाला। अब इनको बेलगाम हो चुके हैं ये। ठीक। एक तरफ ये खून निचोड़ रहे हैं चलानों की मद में, दूसरी तरफ ये तजलील कर रहे हैं थप्पड़ मारकर। हमारी जो पंजाब की खवातीन है, ऐसे लगता है वो उनका तकद्दस पामाल किया जा रहा है। गुंडे बन गए हैं, और ये गुंडे बन गए हैं। सड़क पे जिस तरह से खड़े होते हैं, चालान करते हैं, ये खुद को अल्लाह माफ करे, इन्होंने दुनिया का खुदा समझा हुआ है। देखिए मैडम, देखिए मुझे जो मेरी जो इत्तलात हैं, मैंने इस पे व्लॉग भी किया है थोड़ी देर पहले। अब मेरी जो इत्तलात हैं, उस खतून का गनाह क्या था कि उसकी चाबी इस गुंडे ने, जो ये पंजाब हुकूमत ने गुंडे सड़कों पे भर्ती किए हैं, तजावजात मिटाने के लिए गुंडे भर्ती किए हैं, इनका कोई वाली वारिस नहीं, तरबियत नहीं। उस खतून ने, जब उसके शोहर की इतनी गर्मी, कड़कती गर्मी थी, तो उसने कहा कि ये चाबी क्यों निकाली है, ये मोटरसाइकिल की चाबी वापस करें, ये आपको कोई अखलाकी। वो चीख रही थी, उसका अपना एक स्टॉल था इतनी गर्मी में, तो उसको फिर थप्पड़ मारा। मेरी बात सुने, जब ये इंसल्ट करेंगे जी, कौन चुप रहेगा? कोई नहीं चुप रहेगा। मेरा शौहर हो, मेरा बाप हो, आपने वो वाला वाकया भी देखा है, वो जो कल परसों से भी फुटेज चल रही है, पीरा के एहलकारों ने औलाद के सामने बाप को घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे इन्हीं गुंडों की फुटेजेस चल रही हैं। कैसे चुप रहेंगे हम, क्यों रहेंगे? जी नहीं चुप रहेंगे। अब मैडम मसला ये है कि तनख्वाहें दें इनको, हमारे टैक्स और खून पसीने की कमाई से टैक्स, हर बंदा टैक्स उनसे, और फिर ये मरियम नवाज साहब और उसकी हुकूमत इनको इज्जत। अब देखें, आज सीटीओ ने एक बड़ा काम किया है, कमाल है सीटीओ, आपको सलाम। आपको अब तक तो एक मामूली मुअत्तली क्या है, तनख्वाह पूरी मिलेगी, दफ्तर में बैठना है, ये कौन सी सजा है? और महीने बाद कहीं ना कहीं वो फिर कहीं खड़ा होगा, किसी ना किसी को घसीट रहा होगा सड़क पे। अब देखिए, पहले तजलील करती थी पुलिस, उसके बाद ये पीरा फोर्स के नाम से नए गुंडे ले आए, वो गुंडागर्दी करते हैं बाजारों में जाकर, और हर ताजर जो है वो आजाद आ चुका है इनकी गुंडागर्दी से। हर दुकानदार, मैं दावे से कहता हूं, अगर पंजाब हुकूमत का को मेरे से सबूत लेना चाहे। अब देखें, ये जो पीरा फोर्स है, ये ना सिर्फ गुंडागर्दी कर रही है,
8 और 10 हजार रुपया वायलेशन करने वालों से ये दिहाड़ियां लगी हुई हैं, दिहाड़ियां लगा रही लगी हुई है। हैं। हर बाजार में ये जो पिछला सिस्टम था उससे डबल दिहाड़ियां रेट बढ़ गए हैं। अब खवातीन को मारना शुरू हो गए हैं, हमारी खवातीन की तजलील करना शुरू हो गए सड़कों पर। मैं समझता हूं कि इसका जिम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर को आईजी को करार देना चाहिए सही, और उनको फारग करना चाहिए। इसका जिम्मेदार सीटीओ को करार देना चाहिए, उनको फारग करना चाहिए। मुतलका एसपी को मुअत्तल करना, उसको फारग करना चाहिए नौकरी से ही। मैं कहता हूं कि ये पागल है। इनका जो है ना मेंटल अस्पताल जेल रोड पर मौजूद है। इन जो 80% लोग हैं ये मेरा ख्याल पागल हो चुके हैं गर्मी की वजह से। अब मुझे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला जाए तो फिर जो है ना ठंडा पानी पीना चाहिए। सही। अब सर, इनको ठंडे पानी से कुछ नहीं होना, इनके तो दिमागों में ठंडा पानी डालें वही तो शायद कुछ हो जाए इनके साथ। ये मैडम ये पागल हो चुके हैं। इनके दिमागों का जो है वो सलाह करनी चाहिए, इनके मेंटल टेस्ट करवाना चाहिए, इनके स्ट्रेस टेस्ट करवाना चाहिए कि ये लोगों के साथ ऐसा सलूक। और ये कोई मैडम मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि मेरा सूबा सबसे अफजल है दीगर सूबों में। वाकई आपका अफजल है सूबा चीफ मिनिस्टर का कि दीगर सूबों में खवातीन की पुलिस तजलील नहीं कर रही थानों में और सड़कों पर और चलान। थोड़ा सा सर, हया सबसे शर्म ज्यादा होनी चाहिए। पंजाब के किस्से आ रहे हैं सबसे ज्यादा, चाहे वो पीरा के हैं चाहे वो बदमाशी जो है पंजाब में हो रही है, पंजाब में कर रही है, बिल्कुल हो रही है। और इनको रोकने वाला कोई नहीं नहीं है। है। अब जब से ये नए आईजी आए हैं इनको यूनिफॉर्म की सूरत में लाइसेंस दे दिया है कि आप बदमाशी का लाइसेंस दे दिया। बदमाशी का लाइसेंस मिल तो अब जो है ना ये मरियम नवाज शरीफ साहबा को मैं भी सलूट करता हूं, आप भी करें, पूरे पंजाब के अवाम करें। कुछ इनके हाथ में नहीं है, इनका कोई कानून, इनका कोई ताबे नहीं है। वो पीरा फोर्स हो, वो पुलिस फोर्स हो, वो जनाबे वाला सिटी पुलिस हो, वो जो सा मर्जी हो, बेलगाम घोड़े हैं ये और इनको कोई नहीं पकड़ने वाला। और मैं कहता हूं कि ये लावा पकड़ा है। अपने महकमे के लोग हैं जो इनको बचाते हैं, जो इनका कुछ हैं। नहीं होने देते, इसीलिए ये इस तरह के वाकयात रिपीटेडली होते जा रहे हैं। जी। माजी में वाकयात जिन्होंने किए जो सामने आए उनको सजाएं मिली होती तो आज किसी की हिम्मत ना होती कि नौकरी जा सकती है। ऐसे। और मैं समझता हूं कि ये लावा पकड़ा है और मरियम नवाज से लोगों ने हिसाब लेना है। और मेरा ख्याल है कि अब 47 और क्या कहते हैं 47 और 45 फार्म जो है जो फार्म है 45-47 अगर उसकी मदद करने वाले ना आए तो जो कुछ मरियम नवाज की गवर्नमेंट में उसके मतहत कर रहे हैं। वफाक की भी सुन ले जी, पंजाब का रोना रो रहे हैं, वफाक की भी सुन ले जी। इतने कर्जे ले चुके हैं कि वो जो एक कर्जों की शरह थी ना जिसे 60% होना चाहिए था वो 72% पे चली गई, 67 पे चली गई। जी चली गई। हम उससे तजावुज कर चुके हैं कि इससे ज्यादा हमने कर्जे नहीं लेने। अवाम इनके हाथों मार खा रही है, इनके हाथों जलील हो रही है और उसके बाद जो है वो कर्जे लेके याशियां ऊपर चल रही हैं। अवाम बेचारी जो है वो टैक्स दे रही है और इनके कर्जे उतार। अल्लाह अकबर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपका मुल्क जो है इस वक्त इनकी अयाशियों की वजह से, इनके अल्ले तल्लों की वजह से, इनके मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें मुबैना तौर पर कहने के कमीशन बड़ी अरूज पर है। अब जो पाकिस्तान देखें डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा, लेकिन उसके खतरात मौजूद हैं। सही। जब आप बड़े बड़े अरबों रुपए के जहाज लोगे, उसमें करोड़ों रुपए महाना पे आप अमला रखोगे फॉरनर, आप जनाबे वाला अपना जो टैक्स आमदन है वो नहीं बढ़ाओगे, एफबीआर में अपने मनपसंद घोड़े लगाओगे और नकम्मे लोगों के हवाले करोगे ये एफबीआर और टैक्स का सिस्टम, रेवेन्यू अथॉरिटी, सिफारशी लोग लगाओगे, तो फिर जब आमदन नहीं होगी तो कर्जे तो बढ़ेंगे। हमारी प्रोडक्शन क्या है? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जीरो पे आ गए हम लोग। सिवाय कंज्यूमिंग के हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन क्या है हमारी? हम सिर्फ वहां से पैसा लेते हैं, वो बढ़ता जा रहा है, सूद आता जा रहा है। अवाम का आपने गला काट के रखा हुआ है कि भाई पैसे दो वापस करने हैं। देखिए 2024 में सर 2024 में कर्जे जो थे वो 145 से 50 अरब थे जी, ठीक है, जब मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था, हालात खराब थे, ठीक है। और अब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और ना सिर्फ कर्जे अपनी शरह से बढ़ गए हैं बल्कि 160 से 70 अरब डॉलर तक हमारा कर्ज पहुंच गया जी। मैडम थोड़ा 3-3.25 लाख रुपया आपने भी, आप भी मकरूज हैं और मैं भी मकरूज हूं और जितने आने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे 3-3.5 लाख के मकरूज हैं। अगर मैं मैडम बात करूं पाकिस्तानी कौम की मकरूज की तो मुबारक हो इनको
कि इस वक्त पाकिस्तान का जो बच्चा है जो कल 1 घंटे पैदा हुआ है उस पर 3,34,732 रुपए का कर्जा है फी बच्चा। और इस दौर में ये दिसंबर से लेकर अब कौन सा महीना जा रहा है, अब मई है, कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और 6 महीनों में हमने 1,200 अरब रुपया कर्जा ले लिया। सही तनख्वाहें देने, भाई आपकी जो आपकी दरामदात हैं ये कहाँ हैं, बरामदात कहाँ हैं आपकी, जो देखें ये लल्ले तलल्ले मैं कहूँगा कि देखें एक वक्त था मैडम, मैं आपको तारीख थोड़ी सी बताऊंगा, टाइम लूंगा थोड़ा सा ज़्यादा, कि देखें 1963 में पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क था कि जनूबी जो इसकी मगरबी जर्मनी है उसने हमसे 120 मिलियन रुपए कर्जा लिया था। याद है आपको? 20 करोड़ पाकिस्तानी इस काबल आप और तरक्की कर रही थी, आपकी मुआशरत तरक्की कर रही थी, आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, आपकी जो बरामदात हैं ये बढ़ रही थी, आपकी इंडस्ट्री फल फूल रही थी। उसके बाद जो खाना खराब हुआ इस मुल्क में, कर्जों का जो सैलाब आया, अयूब ने थोड़ा सा आगाज किया कि उसने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कर्जा लिया। सही 1966-65 में। उसके बाद जो तबाही आई, जो पाकिस्तान की तकदीर से खेल रहे हैं, जो 2 बड़ी जमातें थी उसमें पीटीआई भी शामिल हो गई, उसमें 3 जमातें, ये पीपल्स पार्टी, बेनजीर ने सबसे ज्यादा कर्जा उस वक्त तक पाकिस्तान की तारीख का लिया, 800 अरब रुपए कर्जा लिया। उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तो रेल पेल कर दी, और इस मुझे कहने दें कि इस कौम को बेकारी बना दिया। जिस मुल्क का वजीर आजम तुर्की में जाए और उस वजीर आजम को कहे, शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मैं बेकारी नहीं हूं, मैं कर्जा मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मांगना पड़ेगा। उस कौम तो पूरी कौम को इन्होंने बेकारी बना दिया। जावेद साहब, और मुल्क के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, दिवालिया होने के करीब हम पहुंच गए हैं जी। कर्जे ऊपर वाले लेते जा रहे हैं, याशियां उनकी चल रही हैं, गाड़ी बड़ी उनकी आ रही है, जहाज उनके खरीदे जा रहे हैं, फ्यूल उनके मुफ्त है, घर उनके मुफ्त है, बिजली उनको मुफ्त है, हर चीज ही जिंदगी की लाहौर पाकिस्तान में उनको मुफ्त है। सर, हम जो कर्जे लौटाने के लिए जो पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, हमें बदले में क्या मिल रहा है? पानी हम खरीद के पीते हैं, हमारे घरों में साफ पानी नहीं आता, बच्चे हमारे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर इस काबिल नहीं है, वहां पे सिर्फ उसी का बच्चा जाता है जिसके जेब में इतने भी पैसे नहीं है कि वो बच्चे को। सेहत का निजाम, हम प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रायोरिटाइज करते हैं, हम कभी सरकार के अस्पताल में नहीं जाते। जी, बिल्कुल। बिजली का निजाम, टैक्सेस के अलावा कुछ नहीं, हम लोग या यूपीएस इस्तेमाल करते हैं या जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। गैस सर हमारे घरों में नहीं आती, गैस की सूरत में हम सिलेंडर भरवाते हैं। सही। क्या मिल रहा है हमें बदले में? हमें, आपने देखी नहीं वो वीडियो, भी मजांग में औरत को थप्पड़ मिल रहे हैं, और उस बाबे को नहीं देखा जो गाजियाबाद बाजार में जो 2 दिन पहले जिसको घसीटा जा रहा है उसके बाप के सामने, उसके बेटे के सामने, थानों में धक्के, भूख, अफलास, बिजली महंगी, गैस महंगी, और गैस नापैद है, और चोरी के नाम पर लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाना, अपनी चोरियों को छिपाना, कमीशन लेना, जहाज खरीदना, ब्यूरोक्रेसी के लिए लंबी लंबी अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदना, वो एफबीआर, मैडम मनीर, वो एफबीआर जिसने आपको मुल्क की जो टैक्स है उसका 74% इकट्ठा करके देना है, वो उसकी जो रेशो है वो क्या है, वो देखिए तो शर्म आती है। वजह यह है कि चेयरमैन जो एफबीआर हैं वो आए रोज बदल देते हैं, अपनी मर्जी के लगाते हैं। अब इन्हें एफबीआर के हर बंदे को डाला दिया, उसको कल्टस दी, उसको नई नोवेली 100 से 200 गाड़ियां दी हैं, और रिजल्ट क्या है? 0। हमने कर्जे लेने हैं बाहर से, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। टैक्स नेट बढ़ाना है जी, उन्होंने गाड़ियों पे जाके टैक्स कलेक्शन करनी है। भाई ये कल का स्कैंडल है सर, उनके अरबों के असासे निकल आए हैं, एफबीआर के अफसरान के निकल आए हैं। क्यों उसके खिलाफ एक्शन क्यों होगा? जब बड़ों के नहीं निकले, जब सजाएं हुई वो माफ नहीं हुई, 10-10 साल सजा हुई, और बाद में हम इक्तदारी में, बाद लोग इक्तदार में आ गए, केसेस खत्म, वही इश्तेहारी, और वही इस वक्त जो है वो आला तरीन पोजीशंस पे। अब अगर वाकई वो सजाएं गलत हुई थी, वो उनको नवाज शरीफ, मैं नाम लेता हूं, चले, नवाज शरीफ को सजा अगर गलत हुई थी, मरियम नवाज को गलत हुई थी,
थोड़ा पीछे शहबाज चले शरीफ को जाएं, गलत हुई भुट्टो थी, साहब को फांसी भी गलत गलत हुई। तो फिर जिन्होंने वो गलत कौम का अरबों रुपया इन्वेस्टिगेशन पे जाया किया, जिन अफसरों और जजों ने इनको गलत सजाएं दी थी, फिर उनको चराहों में क्यों नहीं लटकाया गया? अगर इनको सजाएं गलत थी तो उनको चराहों में जिन अफसरों ने तहकीकात की थी, जिन जजों ने सजाएं दी थी, उनको चराहों में क्यों नहीं लटकाया गया कि आपने कौम के 5 साल जाया कर दिए, आपने अरबों रुपए इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिए, क्यों? ये मैडम मनीर, ये एग्जाम्पल फिट करना पड़ेगी। उसके कौन बाद करेगा जाकर सर? कौन है इस काबिल? ये वही लोग हैं जो चेहरे बदलते हैं, साल बदलते हैं, वक्त बदलता है, दिन बदलता है, लेकिन रिपीटेडली वही लोग आ रहे हैं। किसने बदला? बिल्कुल सही बात है। किसने बदलना है सिस्टम? कल आपको याद होगा, आप मुझे ये भी बात कहने दें तारीख, चूंकि पाकिस्तानी अवाम का हाफजा बड़ा वीक है, उसको मैं बताऊं कि कल यही नून लीग थी जिस पर रेड निशान था कि ये लोग बहुत बुरे हैं, ग्रीन हो गई ना मुल्क के लिए बहुत बुरे हैं, इन्होंने बहुत नुकसान किया कौम, लूट के खा गए, इन्होंने लूट के खा गए, ये चोर चोर के नारे लगे, चोर चोर के नारे, चोर चोर चोर। और उसके बाद क्या था? सब साफ हो गया, साफ हो गया, वाइट और वाइट वाश हो गया, और फिर इक्तदार में आए, रेड निशान खत्म हुआ, और जिसको हाजी करार दिया जा रहा था वो आज अडयाला जेल में है, गड़ी चोर। ठीक है जी। अब मसला ये है कि फिर बात सर वक्त का कुछ नहीं पता, वो जो अडयाला का आप हवाला दे रहे हैं ना, कल को फिर वो वाइट हो गया, फिर हमारे सिस्टम में मौजूद पाकिस्तान होंगे। की तारीख है वो यही बताती है, अवाम जो है वो कीमत जगाते हैं। जावेद साहब, प्रोड्यूसर साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप मुसलसल गवर्नमेंट के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करें। मैं तो किसी के इजाजत चाहते हैं। कल के प्रोग्राम के लिए बाकी रखते हैं, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।